नमस्कार मित्रजनों, सर्वप्रज्ञा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रज्ञा चैनल पर हमने भारतीय कला, विज्ञान और अध्यात्म के कई विषयों पर जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे इस छोटे से प्रयास को अनेक लोगों ने सराहा भी है। वहीं कई ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में हमें इन सब चीजों के बारे में जानने की क्या जरूरत है, इससे क्या लाभ है और हम पश्चिम के मुकाबले इतने उन्नत क्यों नहीं हैं। आज हम अपने भारतीय विज्ञान की तुलना पश्चिम के विज्ञान से करने का प्रयास करेंगे कि आखिर संपूर्ण ज्ञान का स्रोत क्या सच में भारत है और इसमें पश्चिम के देशों की कितनी भूमिका है। मित्रों, पश्चिम में प्रायोगिक विज्ञान की शुरुआत अगर मानी जाए तो 450 वर्ष पहले गैलीलियो से होती है। उससे पहले कोपरनिकस ने यह बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है। परंतु उस समय साधारण समाज की धारणा और मानसिकता कैसी थी, अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो यह चीज ध्यान में आती है कि उस समय जीवन के किसी भी प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में अरस्तु का प्रमाण लिया जाता था। कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या खड़ी हुई तो इसके लिए अरस्तु ने क्या कहा, यह खोजने की एक सामान्य प्रवृत्ति थी। इस बारे में एक मनोरंजक कथा भी प्रचलित है कि एक बार लंदन में कुछ विद्वान आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या बता रहे थे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। एक लड़का पास में बैठा इनकी बातें बड़ी उत्सुकता से सुन रहा था। इतने में एक विद्वान बोला, कोई फैसला लेने से पहले यह देख लिया जाए कि घोड़े के दांत के विषय में अरस्तु ने क्या कहा है। और वह अरस्तु की एक पुस्तक खोजने लगा। इसी बीच वह लड़का बाहर गया और जब वह वापस हॉल में आया तो सब उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि वो अपने साथ एक घोड़े को भी लेकर आया था। घोड़े को सामने खड़ा करके उसने कहा कि अरस्तु की क्या जरूरत है, घोड़ा खड़ा है, इसके दांत गिन लेते हैं। इसी प्रकार एक घटना और भी ध्यान में आती है कि गैलीलियो के पहले सारे यूरोप में मान्यता थी कि भारी वजन वाली वस्तु हल्की वजन वाली वस्तु से अधिक तेजी से नीचे गिरेगी, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि 1 पाउंड तथा 10 पाउंड का पत्थर यदि ऊपर से फेंका जाए तो 10 पाउंड का पत्थर 10 गुना अधिक तेजी से गिरेगा। गैलीलियो ने इसे नहीं माना और कहा कि चाहे वस्तु 1 पाउंड की हो चाहे 10 पाउंड की हो, वायु का प्रतिरोध यदि छोड़ दिया जाए तो दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगी। जैसे ही गैलीलियो ने इस पुरानी मान्यता का विरोध किया, सारा शहर उन पर टूट पड़ा कि तुम अरस्तु से अधिक समझदार अपने को समझते हो। इस पर गैलीलियो ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वह करके भी बता सकता हूं। इसलिए एक दिन गैलीलियो पीसा की प्रसिद्ध मीनार के पास गया और अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसने 1 और 10 पाउंड वजन के दोनों पत्थर एक साथ छोड़े। दोनों एक साथ जमीन पर गिरे। अपनी आंखों से यह प्रयोग प्रत्यक्ष देखने के बाद लोगों की यह प्रतिक्रिया थी कि गैलीलियो जरूर कोई काला जादू जानता है, वरना अरस्तु कभी गलत नहीं हो सकते। मित्रों, यह घटना बताती है कि आज से 400-500 वर्ष पहले यूरोप में किस प्रकार की मानसिकता थी। अंग्रेज स्वयं को बहुत बुद्धिमान और श्रेष्ठ समझते थे, परंतु जब वो भारत आए तब उन्हें पता चला कि रुई क्या होती है। उनको यह भी नहीं पता था कि कपास का भी एक पेड़ होता है और उससे रुई निकाली जाती है। रुई का धागा और कपड़ा उनके लिए बिल्कुल ही एक नई चीज थी। उन्हें सिर्फ यह पता था कि यह भेड़ पर होती है और उसी से कपड़े बुने जाते हैं। इसलिए वो कहते भी थे कि भारतीय बड़े चालाक हैं, जो भेड़ पर होना चाहिए ये लोग पेड़ पर उगाते हैं और उसका कपड़ा बनाते हैं। इससे हमें यह बात पता चलती है कि यूरोपीय मानसिकता भारतीय योग्यता के प्रति कैसी थी। यह सच है कि पिछले 150 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में यूरोप में काफी प्रगति हुई है, लेकिन उससे पहले का समाज कैसा था, उस पर अंधविश्वास हावी था या तर्क। बाइबल या चर्च की मान्यताओं के विपरीत किसी ने कुछ कहा, कुछ प्रयोग किया तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, इस पर यदि हम थोड़ा दृष्टि डालेंगे तो हमें यूरोप की मानसिकता का पता चलता है। गैलीलियो के जन्म से पहले लगभग 1500 वर्षों तक यूरोप पर अरस्तु के विचारों और धारणाओं का राज रहा है। क्लॉडियल टोलेमी ने सन 139 में अरस्तु के अनुसार पृथ्वी केंद्रिक विश्व की मान्यता स्थापित की, जिसमें पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके आसपास चक्कर लगाता है। इन मान्यताओं को चर्च का संरक्षण मिला और यह मान्यताएं शताब्दियों तक पूरे पश्चिम जगत पर हावी रही। पोलैंड में जन्मे कोपरनिकस ने सन 1543 में टोलेमी की धारणा को नकारा और कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके आसपास चक्कर लगाती है। चर्च के विरुद्ध इस बात को उसने जिस भी पुस्तक में लिखा, उसके छपने से पहले ही कोपरनिकस का देहांत हो गया, परंतु बाद में भी जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उसके द्वारा आकाश का निरीक्षण भी उसने किया। उसने पाया कि सूर्य के केंद्र में होने का कोपरनिकस का सिद्धांत बिल्कुल सही है। इस पर टोलेमी को मानने वाले लोगों ने दूरबीन के प्रयोग को धर्म विरुद्ध कार्य माना। धर्म गुरुओं ने कोपरनिकस को सही मानना भी पवित्र शास्त्रों के विरुद्ध है ऐसा कहकर गैलीलियो से माफी मंगवाई और आगे से ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य मैं नहीं करूंगा ऐसा वचन भी लिया। उसे घर में नजरबंद कर दिया गया और इस नजरबंद की अवस्था में ही उसने भौतिक शास्त्र पर ग्रंथ लिखा और अंधा हो गया। इसी अवस्था में सन 1642 में 78 वर्ष की अवस्था में गैलीलियो दुनिया को छोड़कर चला गया। कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन 1546 में डेनमार्क में जन्मे खगोल वक्ता टाइको ब्रूनो ने भी किया। गणित और धातु शास्त्र में ब्रूनो ने 850 तारों को पहचाना। बिना दूरबीन के अवलोकन से उसने उपलब्धियां प्राप्त की। विश्व में पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह हैं
उसकी ऐसी धर्म विरोधी गतिविधियों से क्रोधित होकर पादरियों ने उसे 8 वर्ष तक कैद में रखा और अपने सिद्धांतों से समझौता न करने व माफी न मांगने के कारण सन 1600 में उसे जिंदा ही जला दिया गया। इसके अलावा जर्मनी में सन 1571 में जन्मे जॉन केपलर ने खगोल शास्त्र का गहरा अध्ययन कर ग्रहों की स्थिति और गति के नियम खोजे और उनकी कक्षाओं के नक्शे तैयार किए। उनकी इस समझ को धर्मशास्त्र विरुद्ध मानकर कैथोलिकों ने उन पर भी हमला किया और वह भागता रहा। गरीबी और बीमारी की अवस्था में एक धर्मशाला में 1630 में उसकी दुखद मृत्यु हो गई। अपने मत अथवा स्थापित मान्यता के विरुद्ध कहने वालों को जिंदा जलाने, कैद में रखने या घुट घुट कर मारने को मजबूर करने वाले उदाहरण ये बताते हैं कि 400 वर्ष पहले तक तर्क एवं प्रयोगशीलता के प्रति पश्चिम में क्या दृष्टि थी। अब वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हजारों वर्ष पहले से विद्या के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता रही है। अपने विचारों के कारण यहाँ किसी को भी कैद नहीं किया गया, ना किसी को जिंदा जलाया गया। इसका एक उदाहरण आता है कि भारतवर्ष में ज्ञान, राशि, वेद और उसके दृष्टा ऋषियों के प्रति हमेशा से पवित्र भाव रहा है। वेदों के बारे में और उनके बनाने वालों के बारे में भौतिकवादी चारवाकों ने कहा कि तीनों वेदों को बनाने वाले पाखंडी धूर्त है, और ऐसा कहने पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें भी एक दर्शनकार का स्थान दिया गया। दूसरा उदाहरण यह है कि मुंडकोपनिषद में एक वर्णन आता है जिसके अनुसार एक बड़ी गुरुकुल के अधिष्ठाता शौनक ऋषि महर्षि अंगिरा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तत्व को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। इसके उत्तर में महर्षि अंगिरा कहते हैं कि 2 विद्याएं हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। एक है पराविद्या जिसमें परम तत्व का ज्ञान होता है, और दूसरी अपराविद्या जिससे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। परंतु तुलनात्मक दृष्टि से अपराविद्या से पराविद्या श्रेष्ठ है। अपराविद्या की व्याख्या में ऋषि अंगिरा ने कहा कि वेद एवं वेदांत अपराविद्या है। वेदों के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने की, लेकिन समाज के प्रति आदर भाव उनका फिर भी बना रहा। हजारों वर्षों से भारत में कोई भी अंधविश्वास या ग्रंथों का प्रमाण ही अंतिम सत्य नहीं माना जाता था, बल्कि खुद से तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव की भी मान्यता रही है। अतः आदि शंकराचार्य ने अपने गीता भाषण में कहा है कि यदि सैकड़ों सूक्तियां भी कहे कि अग्नि शीतल है और अप्रकाशक है, तो भी वह प्रमाण स्वरूप नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव के विपरीत है। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्था रॉयल सोसाइटी की 1662 में जब स्थापना हुई तो उसके संस्थापक लॉक दार्शनिक एक्सपेरिमेंटेरियन कहकर भारत का मजाक उड़ाते थे, और इतनी बड़ी रॉयल सोसाइटी में घंटों चर्चा का विषय यह रहता था कि मरी मछली भारी होती है या जिंदा। दूसरी ओर भारतवर्ष में क्या हालत थी, इसका उल्लेख करते हुए आचार्य राय उदाहरण देते हैं कि हिंदू रसायन शास्त्र संबंधी 2 पुस्तकें, एक रसेंद्र चिंतामणि, दूसरी रस प्रकाश सुधाकर, ये पुस्तकें 13वीं और 14वीं सदी में उत्पन्न रसायन शास्त्री रामचंद्र तथा यशोधर ने लिखी हैं। इसमें रामचंद्र कहते हैं कि मैंने अपनी पुस्तकों में उन्हीं चीजों को लिखा है जिन पर मैंने स्वयं प्रयोग किए, अतः मैंने विद्वानों के द्वारा बताए गए शास्त्रों को इसमें नहीं लिखा है। वह कहते हैं कि वास्तविक अध्यापक वो है जो पढ़ाए हुए विषयों को प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध करे, और छात्र वह है जो उसे पुनः सिद्ध करे। जो ऐसा करते हैं वही वास्तविक अध्यापक तथा छात्र है, बाकी सब तो नाटक के पात्र के समान है। अगर हम पश्चिमी जगत के आज के आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान के विकास में 2 रूप माने गए हैं। एक प्योर साइंस जिसको शुद्ध विज्ञान कहते हैं, दूसरा अप्लाइड साइंस जिसे व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। शुद्ध विज्ञान में ब्रह्मांड अंतिम सत्य है, उसे संचालित करने वाले नियमों की खोज करना तथा व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में उन नियमों को समझकर मानव के जीवन को अधिक से अधिक सुविधापूर्ण बनाना। इसी नाते अनेक प्रकार के आविष्कार किए जाते हैं। अगर हम व्यवहारिक विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो पश्चिम में अनेक विज्ञान विकसित हुए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, वेपन्स, मेटा साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इनकी अनेक शाखाएं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय विज्ञान काफी ज्यादा विस्तृत है। भारतीय विज्ञान में प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस की आधुनिक विज्ञान के मुकाबले कहीं ज्यादा शाखाएं, जैसे कि भारत के प्रथम परमाणु वैज्ञानिक महर्षि कणाद अपने वैशेषिक दर्शन के 10वें अध्याय में कहते हैं कि खुद के द्वारा प्रत्यक्ष देखे हुए और दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से और स्वयं और अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने चाहिए। इसी से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार सामान्यकरण से लेकर ब्रह्मांड और उसका प्रयोजन जानने के लिए महर्षि गौतम न्याय दर्शन में 16 चयन की प्रक्रिया बताते हैं। इन 16 प्रक्रियाओं से संपूर्ण न्याय मिलता है और सत्य तक पहुंचा जाता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा के समग्र रूप को जानने के लिए ज्ञान विज्ञान दोनों को जानना चाहिए, क्योंकि इन्हें जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। पृथ्वी, जल, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब जिसमें है उसके बारे में हर मनुष्य को स्वतः जानना ही चाहिए। जब हम वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, महाभारत, रामायण आदि भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें वर्णित कई घटनाएं वैज्ञानिक विकास का आभास देती है। जैसे उपनिषद में एक वर्णित घटना है कि उपमन्यु की नेत्र ज्योति चली जाती है तो अश्विनी कुमार उसे पुनः ज्योति देते हैं। शांडिली के पति की मृत्यु पर अनुसुईया उसे पुनः जीवित करती है। चमन ऋषि की वृद्धावस्था को भी अश्विनी कुमार दूर करते हैं। रावण द्वारा विभिन्न भौतिक शक्तियों पर नियंत्रण, त्रिपुरासुर के 3 नगर जमीन, आसमान और जल पर गतिमान होते थे। विभिन्न देवताओं के अंतरिक्षयान, दिव्य स्थलों का वर्णन, रामायण में इच्छानुसार चलने वाला पुष्पक विमान,
जब ये सब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई संपूर्ण विकसित सभ्यता की बात हो रही हो। परंतु फिर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या यह मात्र कहानी है या कवियों की कल्पना है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ था कि उसकी तकनीक क्या थी, इस तकनीक को बताने वाले ग्रंथ हैं कि नहीं, यह जानने का प्रयत्न करने की सबसे बड़ी बाधा है जानकारी जो संस्कृत में है और आज भी हजारों लाखों पांडुलिपियों में बिखरी पड़ी है। फिर भी प्रायोगिक विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में हुई प्रगति के प्रमाण और कुछ ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है जिससे हम इन्हें जान सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन और अनुसंधान की परंपरा भारत में प्राचीन काल से ही चलती चली आई है। अनेक ऋषियों ने इसके लिए अपना जीवन भी निछावर किया। महर्षि भृगु, वशिष्ठ, भारद्वाज, गर्ग, शौनक, शुक, नारद, चक्रण, गुंडीनाथ, नंदी, कश्यप, अगस्त, परशुराम आदि बहुत हुए जिन्होंने विमान विद्या, नक्षत्र विज्ञान, रसायन विज्ञान, अस्त्र शस्त्र रचना, जहाज निर्माण और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में काम किया। महर्षि भृगु 10 शास्त्रों का उल्लेख करते हैं जिनमें कृषि शास्त्र, जल शास्त्र, खनिज शास्त्र, नौका शास्त्र, रथ शास्त्र, अग्नियान शास्त्र, नगर रचना और यंत्र शास्त्र आते हैं। इसके अतिरिक्त 32 प्रकार की विद्याएं तथा 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख आता है। इनमें धातु विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, बांध बनाना, वन रोपना, युद्ध, शस्त्र, मुद्रा शास्त्र, नौका, विमान, नगर रचना, गृह निर्माण, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, पाक विद्या, राज्य संचालन, आमोद प्रबोध आदि इतनी बड़ी सूची को देखकर लगता है कि मनुष्य जीवन के लिए जितनी प्रकार की विद्याएं और कलाएं उपयुक्त थी वह सारी ही कलाएं और विद्याएं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई जा चुकी है। इन विद्याओं के अनेक ग्रंथे कितने ही लुप्त हो गए। कई विद्याएं जानने वालों के साथ ही लुप्त हो गई क्योंकि हमारे यहाँ ये भी मान्यता रही कि अन्य अधिकारी के हाथ में विद्या नहीं जानी चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि बहुत सा ज्ञान लुप्त हो गया है, परंतु आज भी शायद लाखों पांडुलिपियां बिखरी पड़ी हैं। आवश्यकता है उनके अध्ययन, विश्लेषण और प्रयोग की। इस प्रक्रिया से शायद ज्ञान के कई नए क्षेत्र निर्मित हो सकते हैं। आज पश्चिम के देशों की हजारों कंपनियों के मालिक और फाउंडर भारत मूल के हैं। आज हमें अपने देश के बारे में, अपनी परंपराओं के और देश की क्षमता के बारे में विद्यमान मानसिकता में परिवर्तन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्वप्रज्ञा चैनल का यही प्रयास है कि हम लोग अपने ज्ञान और विज्ञान को छोटा और बीता हुआ कल ना माने, बल्कि उस ज्ञान को आज के आधुनिक युग में भी पुनः उजागर करें। मित्रों, सर्वप्रज्ञा की जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अपने मित्रों और परिवारजनों तक भी यह जानकारी जरूर पहुंचाएं और आगे भी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रज्ञा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।